बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 2 के आखिरी 5 मुख्तसर सवालात को हल करना सीखेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 9 है, यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमालात हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के इस्तेमालात हमने बड़ी तफसील से आखिरी लेक्चर के अंदर समझे हैं। तो हम जानते हैं कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाने के लिए किया जाता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को भाप में तब्दील करते हैं टरबाइनों के अंदर। वो भाप टरबाइनें चलाने के काम आती हैं और टरबाइनों के चलने से बिजली पैदा होती है, और उस बिजली को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल भी करते हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से पैदा होने वाली एनर्जी का सबसे पुरअमन इस्तेमाल है। ये हमने बड़ी तफसील के साथ सारी बातें पढ़ी थी। तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा रहा है? सवाल नंबर 9, इसको सबसे पहले देखते हैं। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल तो क्यों करवाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी पैदा करवाने के लिए यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन के नतीजे में पैदा होने वाली एनर्जी को टरबाइनों में मौजूद पानी की भाप में तब्दीली के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे टरबाइनें चलने पर बिजली पैदा होती है। तो ये सारा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल है। अगर इस पूरे इस्तेमाल को एक मसावात की मदद से ज़ाहिर किया जाए, तो आपने मसावात पढ़ी हुई है कि यूरेनियम 235 पर जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं, इस बौछार के नतीजे में यूरेनियम का बड़ा न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है। तो यूरेनियम की तोड़ फोड़ से, इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है, और साथ में न्यूट्रॉन्स भी मज़ीद बनते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी भी पैदा होती है। तो इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं टरबाइनों के अंदर पानी को भाप में बदलने के लिए। वो भाप की मदद से टरबाइनें चलती हैं, और टरबाइनें जब चलती हैं तो उससे
बिजली पैदा होती है और इस फिशन रिएक्शन के नतीजे में ये एनर्जी का एक पुरअमन इस्तेमाल है। आगे है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमने बताना है कि एक मरीज़ को ग्वाइटर है, तो ग्वाइटर की तशख़ीस कैसे करेंगे। ग्वाइटर की तशख़ीस कैसे की जाती है। तो असल में जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को का पता चलाने के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए हम मुख्तलिफ़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। और ग्वाइटर की तशख़ीस के लिए हम ग्वाइटर की तशख़ीस के लिए आयोडीन 131 आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी तशख़ीस जिस्म के अंदर ग्वाइटर की तशख़ीस हम किसकी मदद से करवा रहे हैं, आयोडीन 131 इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की मदद से। ग्वाइटर है क्या, असल में हमारे गले वाले हिस्से में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड को मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। उस ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर इस थायराइड ग्लैंड को ये आयोडीन मुनासिब मिक़दार के अंदर ना मिले तो इस गले वाले हिस्से में पाए जाने वाले इस थायराइड ग्लैंड के अंदर सोजिश हो जाती है। और सोजिश की ये जो बीमारी है इसको हम गिलड़ के नाम से भी जानते हैं और ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गला इतना ज़्यादा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो लिहाजा जब ये अभी शुरुआती दौर में हो ये बीमारी, तो इसको पहचानने के लिए, इसकी तशख़ीस के लिए हम फिर जिस्म में ये आइसोटॉप दाखिल करते हैं जो बताता है कि क्या इस बीमारी के कुछ इलामात जिस्म के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद। सवाल नंबर 11, पॉजिटिव रेज़ की 3 खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 11, पॉजिटिव रेज़ की खसूसियात। 1886 में गोल्डस्टाइन ने जब एक तजर्बा किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बा किया, तो उस तजर्बे में उसने जो कैथोड इस्तेमाल किया उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद थे। और उसने मुशाहदा किया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी के साथ जोड़ने के बाद करंट देते हैं तो कैथोड की सतह पर से तो कैथोड रेज़ पैदा होती ही हैं, लेकिन ट्यूब के अंदर इन कैथोड रेज़ के साथ साथ कुछ और तरह की रेडिएशंस भी मौजूद होती हैं जिनको उसने केनाल रेज़ का नाम दिया, या इनको हम पॉजिटिव रेज़ के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इन पॉजिटिव रेज़ की क्या खसूसियात हैं। तो असल में पॉजिटिव रेज़ भी कैथोड रेज़ की तरह ख़ते मुस्तकीम में सफ़र करती हैं, मगर कैथोड रेज़ के मुखालिफ सिमत में। तो जैसे कैथोड रेज़ ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती थी, इस तरह से पॉजिटिव रेज़ भी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं, लेकिन इनकी सिमत कैथोड रेज़ की सिमत से बिल्कुल मुखालिफ होती है। पॉजिटिव रेज़ जिस जिस्म पर पड़ती हैं उसका साया बना देती हैं। अगर पॉजिटिव रेज़ भी किसी गैर शफाफ जिस्म के ऊपर पड़ेंगी तो ये उसका क्या बना देंगी, साया बना देंगी, जैसे कैथोड रेज़ बनाती थी।
मज़ीद अगर हम पॉजिटिव रेज़ की खसूसियात की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेज़ का झुकाव साबित करता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। मैंने 3 खसूसियात लिखी हैं पॉजिटिव रेज़ की। पहले कहा कि ये सफ़र करती हैं ख़त मुस्तकीम में, जैसे कि थर्ड रेज़ करती थी, लेकिन इनकी सिमत उनके बिल्कुल मुखालिफ होती है। मैंने कहा कि ये जिस जिस्म पर पड़ती हैं उसका साया बना देती हैं। और तीसरे नंबर पर हमने चार्ज की नोयत के लिहाज से बात की कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव इस बात की दलील है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा और भी पॉजिटिव रेज़ की खसूसियात हम पीछे पढ़ के आए हैं बाब नंबर 2 के अंदर, जिसमें से आपने एक खसूसियत पढ़ी हुई है पॉजिटिव रेज़ की कि पॉजिटिव रेज़ असल में डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की महीत के ऊपर मुनहसर होती हैं। जिस तरह की गैस इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की पॉजिटिव रेज़ के अंदर पैदा होंगी, और आपने इसके बनने के अमल को भी बड़ी तफसील के साथ समझा होगा। पॉजिटिव रेज़ के बाद आगे सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस। सवाल नंबर 12 है रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस। 2 नकाइस रदरफोर्ड के मॉडल के हम पढ़ के आए हैं। पहले नंबर पर पढ़ा हमने कि रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल हरकत करते हुए अपनी एनर्जी खारिज करता है। एक क्लासिकल थ्योरी है रेडिएशंस के हवाले से, जो कि कहती है जब एक चार्ज पार्टिकल हरकत करता है तो वह हरकत करते हुए अपनी एनर्जी को खारिज करता है। और रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, हरकत करता है, और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि फिर इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते हुए मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर एक चार्ज पार्टिकल हरकत करते हुए एनर्जी खारिज करता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन भी हरकत करते हुए एनर्जी अगर खारिज करेगा तो फिर इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है तो एटम की साख्त तबाह हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके मॉडल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। तो ये पहला नुक्स है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। दूसरे नंबर पर, चूँकि रदरफोर्ड मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करता रहता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की मुसलसल हरकत की वजह से एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो
एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए? मुसलसल स्पेक्ट्रम। लेकिन एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो दो बातें होनी चाहिए, असल में एटम उन दो बातों के बिल्कुल मुखालिफ अपना रवैया ज़ाहिर करता है। तो इस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो नाकस है, उसमें कुछ खामियां हैं, जिन खामियों को फिर बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में 1913 के अंदर दूर करने की कोशिश की। सवाल नंबर 13 है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है वो तवानाई खारिज या जज़ब नहीं करता, तो कब वो तवानाई खारिज या जज़ब करेगा? इस बात को बड़ी तफसील के साथ बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर इसकी वजाहत की कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट के अंदर रहेगा तब तक वो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा। हाँ, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाएगा तब वो एनर्जी को खारिज करेगा। तो हम लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा तो एनर्जी को खारिज या जज़ब करेगा। अब सवाल है एनर्जी को खारिज कब करेगा और एनर्जी को जज़ब कब करेगा? हमने ये तो कहा कि जब जंप करेगा, मतलब जंप करने की दो सूरतें हो सकती हैं कि ये न्यूक्लियस के गिर्द एक एनर्जी लेवल, ये न्यूक्लियस के गिर्द दूसरा एनर्जी लेवल। तो मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, जब ये यहाँ से जंप करके इधर आता है तो क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे एनर्जी लेवल में है तो अगर ये यहाँ से छलांग लगाकर इधर पहले में आता है तो क्या होगा? मतलब छलांग लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। छोटे एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन बड़े एनर्जी लेवल में जा सकता है, ये बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल में आ सकता है। तो दोनों ही हालतों के अंदर जो है वो एनर्जी को खारिज या जज़ब किया जाएगा। खारिज कब किया जाएगा इनमें से और जज़ब कब किया जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन छोटे एनर्जी लेवल से बड़े पर छलांग लगाएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा। जब छोटे से बड़े एनर्जी लेवल पर जाना होगा तो वो एनर्जी को जज़ब करके इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल मुखालिफ कर लें कि जब इलेक्ट्रॉन बड़े एनर्जी लेवल से छोटे पर आएगा तो एनर्जी खारिज करेगा। ये दो बातें आपने इस हवाले से याद रखनी है कि हमने ये तो कह दिया कि एनर्जी को खारिज किया जाएगा या एनर्जी को जज़ब किया जाएगा तब जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छलांग लगा रहा होगा। जब वो छोटे एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल के ऊपर छलांग लगा रहा होगा तो वो एनर्जी को जज़ब करके जाएगा, और जब वो बड़े लेवल से छोटे लेवल के ऊपर छलांग लगा कर आ रहा होगा तो वो एनर्जी को खारिज करके अपने एनर्जी लेवल को तब्दील करेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब नंबर 2 के आखिरी 5 सवालात को बखूबी समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।